नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 29 सितंबर 2025। हम लोग जो है 29 सितंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग बातचीत करेंगे आज भारत जो एशिया कप 2025 का विजेता बनता है, इस प्रश्न को भी लिए हैं। और यहाँ पर जो है एक आपको देखने को क्या मिल रहा है, एक खास चीज आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? भारत जो है विजेता तो एशिया कप 2025 का बना ही है, लेकिन आप इस तस्वीर में देखने को मिल रहा है कि भारत बिना ट्रॉफी का है ना। किसी खिलाड़ी के हाथ में आपको ट्रॉफी देखने को नहीं मिल रहा है। तो भारत जो है ट्रॉफी लेने से क्यों इनकार कर दिया? बिना ट्रॉफी का सभी खिलाड़ियों का एक इमेज है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, क्या कारण है, इस पे बातचीत करेंगे। और इससे क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है यहां से वो भी बातचीत करेंगे। करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है वो आप लोगों को बताते चलेंगे। तो आइए आप लोग यदि जुड़ रहे हैं तो मेरे साथ साथ बनाते रहिएगा कि क्या क्या प्रश्न बन सकता है और क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग साथ साथ बनाइएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि सभी के पास आवाज आ रहा होगा। चलिए, किसी प्रकार का आप कमेंट्स करना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं प्रश्न, ठीक है। आइए हम लोग आ जाते हैं पहले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। सीधे तौर पर प्रश्न से बातचीत कर लेते हैं, बातचीत कम करते हुए डायरेक्ट आते हैं प्रश्न से बातचीत करते हैं। और यहीं से हम लोगों का आज का पहला प्रश्न लिया हुआ है। और क्या है पहला प्रश्न? और पहला प्रश्न जो है आपके लिए है कि हाल ही में जो है एशिया कप 2025 का विजेता कौन सा देश बना है? तो कौन सा देश बना है? तो अपना ही देश बना है। रात्रि में आप लोग मैच देखे होंगे और जब मैच देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे क्या कि भारत जो है पाकिस्तान को पराजित करके जो है विजेता बनता है। तो भारत जो है एशिया कप 2025 का विजेता बना है ना। तो एशिया कप जो T20 फॉर्मेट में खेला गया था इस वर्ष 2025 में, और इसका विजेता कौन सा देश बन रहा है? तो भारत बन रहा है। इस पे जो है हम लोग पूरी तरह से बातचीत करेंगे और यहां से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है उस पर भी एक महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्ट बन रहा है यहां से। तो सबसे पहले तो ये जो है इस बार जो है T20 फॉर्मेट में खेला गया था। किस फॉर्मेट में खेला गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, T20 फॉर्मेट में खेला जाता है। एशिया कप जो है आपको दोनों फॉर्मेट में खेला जाता है, T20 फॉर्मेट में भी और वनडे फॉर्मेट में भी खेला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ नहीं खेला जाता है, अल्टरनेट करके खेला जाता है, दो दो वर्षों में खेला जाता है। जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि 2025 में खेला जा रहा है क्या, तो आपको T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है और अगला जो अब खेला जाएगा वो खेला जाएगा आपको वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इस बार जो है T20 फॉर्मेट में खेला गया था और भारतीय क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान को पराजित करके फाइनल में क्या कर देता है, सीधे तौर पर जीतता है। तो एशिया कप 2025 के फाइनल में जो है आपको 5 विकेट से शिकस्त दी है ना। ये तो आप जान ही रहे हैं। आसानी से ये यहाँ पर क्या होता है, भारत जीत जाते हैं। आसानी से तो नहीं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है भारत को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फाइनल के दिन जो है आपको देखना पड़ता है कि भारत को थोड़ा सा मेहनत करके जीतना पड़ता है और एशिया कप की ट्रॉफी जो है सीधे भारत के पास आ जाती है। और इस बार जो है भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा जो है कुल कितनी बार एशिया ट्रॉफी जीती गई है? तो कुल मिलाकर जो है भारत के द्वारा 9 बार, है ना। 9वीं बार इस बार जो है यदि बात करता है तो 9वीं बार जो है भारत जो है एशिया ट्रॉफी जीत रही है। जिसमें से यदि बात करते हैं कि 7 बार जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो 7 बार जो है आपको वनडे फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है, एक दिवसीय में देखने को मिल रहा है। जबकि 2 बार जो है आपको किस फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है? T20 फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है। और इस वर्ष जो है T20 फॉर्मेट में भी खेला गया था। 2025 वाला किस फॉर्मेट में? तो आपको T20 फॉर्मेट में। और भारतीय टीम जो है सबसे ज्यादा बार एशिया कप का खिताब जीतने वाली टीम है। तो 9 बार जीती है। सबसे ज्यादा बार जो है जीतने वाली टीम कौन सी है? तो भारत की ही टीम है, जो कि कुल मिला के 9 बार जीता गया है। यदि बात करें फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया, यहां पर जो है आप लोग जो है पीडीएफ में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। तो यहां पर क्या है कि मैन ऑफ द मैच किनको दिया गया है, तो यहां पर वही लिख दिया गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहां पर क्या नाम होगा? तिलक वर्मा। क्या होगा? तिलक वर्मा होगा, है ना। आप लोग देखेंगे कि तिलक वर्मा जो है बेहतरीन खेल का यहां पर प्रदर्शन दिखाते हैं और इसी वजह से जो है ये जो है आपको नवाज 69 रनों की पारी खेलते हैं। कितने रनों की पारी खेलते हैं? 69 रनों की पारी खेलते हैं। नवाज जाते हैं और उसके बाद
ये जो है मैन ऑफ द मैच के हकदार बन जाते हैं। इसी वजह से जो है फाइनल का मैन ऑफ द मैच जो है किनको दिया गया है, तो ये तिलक वर्मा को दिया गया है। ये तो आप जान रहे हैं अच्छी तरह से। उसके बाद यदि बात करें कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको दिया गया है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया है, तो स्वाभाविक तौर पर जो है पूरे टूर्नामेंट में एक ही खिलाड़ी आपको, वैसे तो सभी खिलाड़ी छाए हैं, लेकिन एक खिलाड़ी जो सबसे सर्वाधिक छाए रहे वो थे अभिषेक शर्मा। कौन थे? अभिषेक शर्मा थे। और अभिषेक शर्मा जो है आपको देखने को मिला क्या कि टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इसी को दिया गया है। कुल मिला के ये जो देखने को मिलते हैं कितने टूर्नामेंट में रन बनाते हैं, सर्वाधिक रन बनाने वाले ये खिलाड़ी हैं, 314 रन बनाते हैं। तो सर्वाधिक रन बनाने वाले ये बल्लेबाज है कौन है, आपको अभिषेक शर्मा है। और ये इन्होंने जो है कितना रन बनाए थे, तो ये 314 रन बनाए थे। यदि बात करें कि सर्वाधिक विकेट लेने वाले बल्लेबाज, सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज ना, तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन होंगे, गेंदबाज, जिसका नाम क्या है, कुलदीप यादव। क्या नाम है, कुलदीप यादव। इनके द्वारा जो है 17 विकेट लिया गया है और इसी वजह से जो है इनको टूर्नामेंट का एमवीपी प्राइज दिया गया। तो टूर्नामेंट का एमवीपी प्राइज जो है किनको दिया गया है, कुलदीप यादव के नाम रहा है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एमवीपी प्राइज किससे दिया गया है, तो कुलदीप यादव को दिया गया, जिनके द्वारा कुल मिला के टूर्नामेंट में 17 विकेट लिया गया। जबकि यदि बात करें कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो ये आपको तो आसानी से याद रहेगा किनका, अभिषेक शर्मा का। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच किनको दिया गया है, ये तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा का जो है खेल देखते हैं तो बेहतर प्रदर्शन, यहाँ पर जो है बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हैं। और भारत का जो है शुरुआती दौर में जो है आपको देखने को मिलता है 3 विकेट जल्दी जल्दी गिर जाता है। मैच देखे होंगे रात में, तो आप जल्दी जल्दी देखते हो तो भारत का जो है थोड़ा सा स्थिति सही नहीं रहता है। उसके बाद जो है आपको तिलक वर्मा और संजू सैमसन के द्वारा जो है पारी को संभाला जाता है और एक अच्छा जगह पर कह सकते हैं कि संजू सैमसन जाके छोड़ देते हैं, मान के चलिए आउट हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है तिलक वर्मा लगातार खेलते रहते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है क्या शिवम दुबे जो है टीम को संभालते हैं। तो 3 खिलाड़ी जो है फाइनल में आपको अच्छा प्रदर्शन करते हैं, एक तो तिलक वर्मा, संजू सैमसन, उसके बाद शिवम दुबे। ये 3 खिलाड़ियों के बदौलत कह सकते हैं कि फाइनल में जो है पाकिस्तान को शिकस्त देने का काम किया जाता है। तो एशिया कप 2025 किसके पास आ गया, तो एशिया कप 2025 सीधे तौर पर जो है हम लोगों के पास, भारत के पास आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चले समझ रहे हैं बात को। चलिए यहां पर जो है इमेज पे बातचीत कर लेते हैं। अब जब ये इमेज ली है तो यही इमेज आपको बात कर लेते हैं। और इस इमेज में जो है आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको बीसीसीआई के ऑफिशियल साइट पर ये इमेज डाला गया है। और इस इमेज में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि आप इसमें एक खास चीज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि बिना ट्रॉफी का जो है भारत का टीम देखने को मिल रहा है। अब देखिए कि जब भी कोई देश विजेता बनता है या कोई टीम विजेता बनती है तो उसको ट्रॉफी प्रदान की जाती है। जब ट्रॉफी प्रदान की जाती है तो भारत को भी ट्रॉफी मिलना चाहिए था, लेकिन भारत जो है ट्रॉफी लेने से मना कर देता है। क्या कर देता है, ट्रॉफी लेने से मना कर, विजेता है ट्रॉफी लेने से मना करता है। क्यों भाई, ऐसा क्या कारण जो है, भारत के जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव जो है ट्रॉफी लेने से मना कर देते हैं। तो मना करने का वजह है, क्या है वजह, यहां पर देखिए, यहां पर जो है इस बार जो कह सकते हैं ये जो आयोजन हुआ था तो पाकिस्तान के द्वारा हुआ था, और पाकिस्तान के द्वारा हुआ था और इसका आयोजन कहां पर किया गया था, दुबई में किया गया था। और ये एशियाई क्रिकेट परिषद का जो कह सकते हैं कि जो अध्यक्ष होता है, किसका, एशियाई क्रिकेट परिषद का जो अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष कौन है, चलिए ये इतना याद रखिए, एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन है, आपको मोहसिन नकवी है, जो कि कहां के रहने वाले हैं, तो मोहसिन नकवी जो है आपको पाकिस्तान के हैं, है ना। और यही एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। किनका नाम है, मोहसिन नकवी, याद रखिएगा क्या नाम है, आप नाम याद रखिएगा, थोड़ा देर पर लिखने का जरूरत नहीं है, नाम लिखना भी उनका जरूरत नहीं है ना। तो मोहसिन नकवी जो है आपको एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है, वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। और अवार्ड जो है किसके, अब जब अध्यक्ष है तो स्वाभाविक बात है कि अवार्ड देने के लिए वही आते, लेकिन भारत के जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव, उनके द्वारा कहा जाता है कि हम जो है पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति से क्या करेंगे, अवार्ड नहीं लेंगे। तो जब अवार्ड नहीं लें, अवार्ड कह सकते हैं, ट्रॉफी कह सकते हैं, जो ट्रॉफी होता है ट्रॉफी नहीं लेंगे, या तो ट्रॉफी आप किसी दूसरे के द्वारा दिलवाइए या ना तो ट्रॉफी हम नहीं लेंगे। तो ट्रॉफी जो है इसी वजह से जो है मोहसिन नकवी जो है, आप देखेंगे कि जब मैच होता है तो मैच के बाद जो है 1 घंटे तक इंतजार किया जाता है कि ट्रॉफी बाहर लाया जाता है, सजाया जाता है। और ऐसा देखते होंगे कि जब मैच होता है तो मैच के 15 मिनट के अंदर ही जो टीम विजेता होती है उसको ट्रॉफी प्रदान कर दी जाती है। लेकिन यहां पर जो है मैच खत्म हो गया, 1 घंटा हो भी चुका है, लेकिन ट्रॉफी किसी को प्रदान नहीं किया जा रहा है। जब ट्रॉफी किसी को प्रदान नहीं किया जा रहा है तो कारण क्या बना, बाद में पता चलता है कि कारण तो है ये
कि आपको सूर्य कुमार यादव जो है मोहसिन नकवी से मना कर देते हैं कि हम जो है उनसे किसी प्रकार से ट्रॉफी नहीं लेंगे। ठीक है, जब ट्रॉफी नहीं लेंगे तो या तो दूसरे से दिलवाइए ट्रॉफी, स्वाभाविक बात है कि दूसरे से तो, लेकिन मोहसिन नकवी भी जो है अपने कह सकते हैं कि वो अड़े रहे कि ट्रॉफी लेना है तो मेरे से लो, ना तो ट्रॉफी लेके हम चले जाते हैं, है ना, क्योंकि अध्यक्ष है तो बात तो स्वाभाविक बात है, उन्हीं की बात सुनी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो है भारत को जो है ट्रॉफी प्रदान नहीं की जाती है और इसी वजह से जो है भारत जो है बिना ट्रॉफी का ही सभी खिलाड़ी क्या करते हैं, तस्वीर लेते हैं। आप और कहीं पर भी जो इमेज आप देखते होंगे, जो ट्रॉफी में साथ में जो दिखाया गया होगा, वो ट्रॉफी आपको कह सकते हैं कि इमेज के साथ बनाया हुआ इमेज है, ओरिजिनल इमेज नहीं है। ये जो आपके पास दे हैं ये आपको ओरिजिनल इमेज है और यही जो है बीसीसीआई के ऑफिशियल साइट पर डाला गया है। आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ भी सकते हैं, यदि आप अपने से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके बारे में नेट पर पढ़ सकते हैं कि भारत को जो है ट्रॉफी क्यों नहीं प्रदान किया गया और भारत के जो कप्तान है ट्रॉफी लेने से क्यों मना कर दिया, यही सब कारण है। तो आपको इतना कारण का जरूरत नहीं है। क्या मान के चलिए कि राजनीति है, राजनीति से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। आप लोग अब देखिए ट्रॉफी लिया या नहीं लिया उससे कोई मतलब नहीं। आप लोगों से पूछा क्या जाएगा कि ट्रॉफी जो है किसके द्वारा जीता गया, है ना, तो किसके द्वारा जीता गया, तो भारत के द्वारा जीता गया। उपविजेता कौन सा टीम रही, तो उपविजेता पाकिस्तान रही। टूर्नामेंट के मान के चलिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किनको दिया गया, तो अभिषेक शर्मा को, है ना। एमवीपी का पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये आपको दिया गया किसको, आपको कुलदीप यादव को, जो कि 17 विकेट लेते हैं। उसके बाद फाइनल का आपको जो कह सकते हैं कि टूर्नामेंट ये फाइनल में सर्वाधिक अच्छा कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रदर्शन कह सकते हैं कि जो बेस्ट प्रदर्शन कह सकते हैं आपको किनका रहा, मैन ऑफ द मैच जिसके दिया जाता है, ये रहा तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा का नाम यहाँ पर आपको सुधार करवा दिए थे कि तिलक वर्मा का नाम आप पीडीएफ में लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, तो ये प्रश्न था और यहीं से आपको देखने को मिल रहा है एक और प्रश्न देखने को, यहां से तो नहीं देखने को मिल रहा है लेकिन इस संदर्भ से कह सकते हैं कि खेल के संदर्भ से ही आपको एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। ये प्रश्न है आपको बीसीसीआई से, और बीसीसीआई से क्या प्रश्न है तो ये हम लोग बात कर लेते हैं कि बीसीसीआई जो आपको देखने को मिल रहा है, तो बीसीसीआई के पूछा जा रहा है कि बीसीसीआई का जो अध्यक्ष बनाया गया है ना, हाल ही में क्या किया गया है, बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो बीसीसीआई का जो नया अध्यक्ष है किनको बनाया गया है, तो बीसीसीआई का जो नया अध्यक्ष है किनको बना दिया गया है, आप लोग बताइए किनको बनाया गया है बीसीसीआई का नया अध्यक्ष। तो बीसीसीआई का जो नया अध्यक्ष बनाया है मिथुन मनहास को बनाया है। यदि आप साथ साथ बनाते चल रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि साथ साथ नहीं बना रहे हैं तो आप बाद में यदि देखिएगा तो आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये सब प्रश्न आपको सीधे तौर पर अध्यक्ष पूछा जाता है और बीसीसीआई तो आपको महत्वपूर्ण ही है ना। बीसीसीआई क्या है, महत्वपूर्ण है। और बीसीसीआई का नया अध्यक्ष जो बना दिया गया, किनको बनाया गया है, मिथुन मनहास को बनाया गया। और मिथुन मनहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि मिथुन मनहास कहाँ के हैं और ये पहले क्या करते थे। तो मिथुन मनहास जो है आपको दिल्ली के पूर्व कप्तान हुआ करते थे। दिल्ली का जो टीम है तो दिल्ली के जो पूर्व कप्तान हुआ करते थे ये कौन हुआ करते थे, आपको मिथुन मनहास हुआ करते थे। यदि आप लोग आईपीएल देखते होंगे तो आईपीएल में आपको एक टीम देखने को मिलती है, कौन सा, दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स जो है उसका पहले क्या नाम हुआ करता था, पहले जो है वो किस टीम के नाम से जानी जाती थी, तो वो जानी जाती थी आपको दिल्ली डेयर डेविल्स के नाम से। किस नाम से, तो दिल्ली डेयर डेविल्स। जब दिल्ली डेयर डेविल्स हुआ करता था और उस वक्त दिल्ली डेयर डेविल्स के कप्तान हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे, आपको सहवाग हुआ करते थे। शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, है ना, जो 2008 की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली डेयर डेविल्स के कप्तान हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे, उस वक्त सहवाग हुआ करते थे। और उस वक्त जो है दिल्ली डेयर डेविल्स में आपको ये मिथुन मनहास भी खेलते हुए नजर आते होंगे, उस वक्त की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मिथुन मनहास भी खेल रहे थे, है ना। अभी जो है आपको सीधा याद रखना है कि मिथुन मनहास जो है रोजर बिन्नी के स्थान पर ये क्या बन रहे हैं, तो रोजर बिन्नी जो है आपको बीसीसीआई के अध्यक्ष थे और बीसीसीआई के अध्यक्ष के उसके स्थान पर आपको मिथुन मनहास जो है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष इनको बनाया जा रहा है या नियुक्त किया गया है। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष आपसे पूछे तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किनको, मिथुन मनहास को। यदि पूछे कि उपाध्यक्ष किनको बनाया गया तो राजीव शुक्ला को आप लोग जान ही रहे होंगे। तो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष जो है आपको राजीव शुक्ला को। यदि बात करें कि देवजीत सैकिया को किस पद के लिए नियुक्त किया गया है, तो देवजीत सैकिया जो है बीसीसीआई का सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये क्या है, ये सचिव आपको लिख देते हैं, इसी जगह लिख देते हैं, उसे आगे आपको लिखा हुआ है। ये क्या है, आपको सचिव है, बीसीसीआई के सचिव पूछे तो आपको देवजीत सैकिया। यदि बात करें कि उपाध्यक्ष का तो ये जो आपको राजीव शुक्ला है, ये क्या है, आपको उपाध्यक्ष है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को ना। उपाध्यक्ष आपको राजीव शुक्ला, जबकि देवजीत सैकिया जो है आपको क्या है, तो देवजीत सैकिया आपको सीधे तौर पर सचिव है। और ये दोनों याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, राजीव शुक्ला के बारे में याद नहीं रखते हैं, उपाध्यक्ष जरूरत नहीं है आपको याद रखने का, सचिव का भी जरूरत नहीं है। लेकिन पेपर जब भी आप पढ़िएगा तो ये आप 3 नाम जो है आपको बार बार आएगा। जब भी बीसीसीआई के बारे में आएगा तो बीसीसीआई के बारे में जब भी आएगा तो ये 3 नाम आपको सर्वाधिक आएगा। मिथुन मनहास नाम तो आएगा ही, है ना।
तो ये आप मिथुन मन्हास को आपको जानकारी होनी चाहिए कि मिथुन मन्हास, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है मिथुन मन्हास, जो कि दिल्ली के पूर्व कप्तान थे। इनको जो है बना दिया गया है क्या, बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। तो बीसीसीआई का आपको नया अध्यक्ष जो बनाया गया, किनको बनाया गया है, आपको सीधे तौर पर याद रखिएगा, मिथुन मन्हास को बनाया गया। याद रहेगा, मिथुन मन्हास को क्या, बीसीसीआई का नया अध्यक्ष। समझ रहे हैं बात को ना। तो ये सब प्रश्न आप लिखेंगे, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। और यहां से जो है आपको आज जो है 2-3 अध्यक्ष दिए हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, जो अध्यक्ष रहता है, अध्यक्ष आप एक जगह लिखते चल जाइएगा, आपको सभी अध्यक्ष आपको किसी न किसी परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। आप लोग लग रहा है कि दशहरा की छुट्टी में पूरी तरह से व्यस्त हैं, है ना। ये आप लोग लग रहा है कि करंट अफेयर्स देख नहीं रहे हैं, या पढ़ाई लगता है घर गए हैं तो पूरी तरह से छोड़ दिए हैं। तो थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा। यदि ये सब प्रश्न नहीं देखिएगा तो आपको जो है, वैसे ऐसा नहीं है कि किताब में नहीं दिया जाएगा, किताब में मिलेगा, लेकिन आपको आने वाले 1 महीने के बाद किसी भी किताब में आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ यदि आप करते चल जाते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको आसान हो जाएगा, पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और जब भी किसी भी किताब को पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ये सब तो पढ़ा हुआ है, आसान है ना। आइए देख लेते हैं हम लोग। इसीलिए छुट्टी में भी है तो 10 से 15 मिनट घर पर रहते हैं तो पढ़ने में क्या जाता है, आप सोए सोए भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं पढ़ सकते हैं, सोए सोए पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो बाद में आप अपने कॉपी में क्या कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है तो पीडीएफ से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, है ना। चले हम लोग अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। यहां पर जो है भारतीय क्या है कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का जो है अध्यक्ष पूछा जा रहा है। फिर से देखिए अध्यक्ष है, अभी जस्ट आपको बीसीसीआई का अध्यक्ष बात कर रहे थे, मिथुन मन्हास के बारे में बात किए, और यहां पर जो है किसका अध्यक्ष है, तो यहां पर जो है विज्ञापन, जो एडवर्टाइजिंग किया जाता है, तो एडवर्टाइजिंग जो किया जाता है तो उसी का पूछा जा रहा है कि आपको एएससीआई का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है, किनको बनाया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सुधांशु वत्स को बनाया गया है ना, सुधांशु वत्स। ध्यान रखिएगा कि इनका जो नया अध्यक्ष बनाया गया, किनको, सुधांशु वत्स को बनाया गया है। चलिए यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा तो लाइक तो कर दीजिए, लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है ना, तो लाइक तो कर दिया कीजिए। आप लोग वीडियो पर आते हैं और वीडियो से आते हैं फिर देखते हैं कि अरे कौन पढ़ा रहे हैं, चलो जरूरत का नहीं है, पीछे हट जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अभी जरूरत नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो जरूरत आपको बाबू पड़ने वाला है करंट अफेयर्स का। बिना करंट अफेयर्स का आपको हो ही नहीं सकता, किसी भी परीक्षा में आपको काम नहीं चलने वाला है। तो करंट अफेयर्स आपको महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो आप ध्यान रखेंगे। यदि आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स तो आपके लिए आसान रहेगा परीक्षा में। चलिए बातचीत करते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहां पर आंसर बन चुका होगा, यहां पर आंसर जो है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का अध्यक्ष किनको, तो सुधांशु वत्स को। और सुधांशु वत्स सीधे से तौर पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है सुधांशु वत्स। कौन है ये, जो है आपको सुधांशु वत्स है, और इनको जो है बना दिया गया है आपको एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। तो नया अध्यक्ष आपको याद रखेंगे, और वर्तमान में जो है ये पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैनेजिंग के ये डायरेक्टर है सुधांशु वत्स। ठीक है, तो सुधांशु वत्स को आपको याद रखना है कि जो एडवर्टाइजिंग किया जाता है, किसी भी जगह पर आप देखते होंगे, टीवी पर देखते होंगे या कहीं पर भी देखते होंगे, सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजिंग जो किया जाता है, एक तरह से जो है यहां से जो है अध्यक्ष के तौर पर कह सकते हैं कि वो सही है अध्यक्ष, समाज पर वो एडवर्टाइज सही से जा रहा है या नहीं जा रहा है। यदि समाज पर उसका बुरा असर होगा तो उस एडवर्टाइजमेंट पर उसको रोक दिया जाता है। तो ये सब पर मान के चलिए एक तरह से निगरानी करने का काम कौन किसके द्वारा किया जाता है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और इसी का अध्यक्ष बनाए गए हैं किसको, सुधांशु वत्स को बना दिया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए यहां से एक और आपको है बीएसआई से संदर्भित प्रश्न है। तो बीएसआई से संदर्भित क्या प्रश्न है कि इसका निदेशक बनाया गया है, तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के 13वें निदेशक के रूप में जो है कह सकते हैं कि किनका नेतृत्व क्या कर रहे हैं, 13वें निदेशक के रूप में किनको नियुक्त कर दिया गया है। तो 13वें निदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है किनको, डॉक्टर कनाद दास को नियुक्त किया गया। किनको नियुक्त किया गया है, डॉक्टर कनाद दास को नियुक्त किया गया। यहां पर क्या है, हम तो आपको आसान प्रश्न कर दिए, लेकिन यहां पर है कि 13वें निदेशक के रूप में जो है नेतृत्व करने वाले पहले कवक विज्ञानी है। तो ये जो है विज्ञान के क्षेत्र से है, और किस विज्ञान से, तो ये आप कवक के विज्ञान से। तो आप लोग पढ़े होंगे कवक के बारे में, तो कवक के विज्ञान है कौन है, आपको डॉक्टर कनाद दास है, और इन्हीं को जो है बीएसआई का क्या बनाया जा रहा है, निदेशक, 13वें निदेशक के पद पर इनको नियुक्त किया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखने हैं कि बीएसआई के आपको 13वें निदेशक के रूप में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर कनाद दास है। ठीक है, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। और ये जो है आपको किस क्षेत्र के प्रमुख कह सकते हैं कि विशेषज्ञ हैं, तो ये आपको कवक
ठीक है, जो प्रमुख है कवक के ये क्या है, विशेषज्ञ हैं। इसीलिए इसको जो है आपको देखना है, क्या देखना है कि इतिहास में देख सकते हैं कि पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कवक विशेषज्ञ हैं, जिनको कि इस प्रतिष्ठित संस्थान पर क्या किया जा रहा है, एक तरह से प्रभार सौंपा गया है। तो किनको प्रभार किनको सौंपा गया है, तो ये आपको याद रखना है, डॉक्टर कनाथ दास को। किनको, डॉक्टर कनाथ दास को। ये तो आपको ऐसे बता देते हैं, जानकारी के लिए बता देते हैं, ये सब आपको फैक्ट जरूरत नहीं है। आप लोगों को जरूरत है, क्या जरूरत है, जो यहाँ पर ऑप्शन के साथ जो परीक्षा यहाँ जो आपको दिए हुए हैं प्रश्न, आप इसके लिए उतना ही लिखना है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के अध्यक्ष जो है किनको बना दिया गया है, डॉक्टर कनाथ दास को। ये सब बातें आपको सिर्फ थोड़ा सा बातचीत करने के लिए जो है आपको बता देते हैं कि ये सब जानकारी होनी चाहिए, है ना। चलिए देख लेते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं कि क्या क्या है। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा लाइक तो कर दो बाबू, है ना। यदि लाइक करते हैं तो अच्छी बात है। चैनल को यदि आप अपने दोस्तों के साथ, जो आप जिस चैनल पर देख रहे हैं उसको क्या कर देना है, थोड़ा सा शेयर कर देना है। इधर उधर जहां पर भी यदि आप किसी ग्रुप में हैं, ऐड हैं, तो आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए थोड़ा सा चैनल को। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए। चलिए सबसे पहले ये इमेज देख लीजिए, ये डॉक्टर कनाथ दास हैं। ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये डॉक्टर कनाथ दास हैं, और इन्हीं को जो है बीएसआई का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अध्यक्ष नहीं कह सकते, निदेशक कह सकते हैं, यहाँ पर इसको निदेशक शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में कौन सी महत्वपूर्ण दूरसंचार परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो कौन सी दूरसंचार परियोजना का उद्घाटन किया गया है, तो आपको इसका जानकारी होनी चाहिए। क्या 5G नेटवर्क विस्तार होगा, किसका बताइए आप लोग। यदि कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, साथ साथ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर आप लोगों को होगा, क्या होगा, बीएसएनएल स्वदेशी 4G स्टैक होगा। क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर होगा बीएसएनएल का स्वदेशी 4G स्टैक। अभी देखिए 4G स्टैक के बारे पर बात कर रहे हैं ना, कहां पर 4G, और बीएसएनएल का ये 4G स्टैक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है हाल ही में महत्वपूर्ण दूरसंचार परियोजना का उद्घाटन किया गया है। अब देखिए आपको है ये बीएसएनएल स्वदेशी 4G, लेकिन आपके दिमाग में लगेगा क्या, कहीं ना कहीं 5G, हम लोग तो अभी 5G चलाते हैं, तो 5G नेटवर्क का विस्तार किया गया होगा बीएसएनएल के द्वारा। लेकिन यही सब प्रश्न आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करता है। ये क्या है, बीएसएनएल सरकारी कंपनी है। जब सरकारी कंपनी है तो आपको ये क्या है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कह सकते हैं कि उतना अच्छा अभी नहीं है ना। तो स्थिति कह सकता है बीएसएनएल का, आप बीएसएनएल प्लस सिम भी लेते होंगे तो देखते हैं कि थोड़ा सा उसमें परेशानी ज्यादा होता है। इसी वजह से जो है ये सरकारी है तो उस पर ध्यान ज्यादा नहीं दिया जाता है। जबकि आप प्राइवेट, आप जियो देखते होंगे, एयरटेल देखते होंगे, जितना अच्छा उसका सर्विस आपको मिलने को मिलता होगा उतना अच्छा सर्विस बीएसएनएल का नहीं मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार का है, तो भारत सरकार का है तो हम लोगों को जो है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, इस तरह का प्रश्न आपको मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग से जो है सीधे तौर पर पूछा जाता है। ये क्या पूछा जा सकता है, और ये बैंकिंग का यदि आप किसी प्रकार का एग्जाम देते हैं तो बैंक वाले के लिए ये सर्वाधिक इंपोर्टेंट है ना। वैसे किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, लेकिन जो बैंक में जो मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग के स्तर अंतर्गत जो है ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और यहां पर जो है इसका आंसर बनेगा बीएसएनएल का स्वदेशी 4G स्टैक बनेगा। ठीक है, और इसका उद्घाटन यदि आपसे पूछा गया, उद्घाटन किनके द्वारा किया गया और कहां से किया गया, तो उद्घाटन जो है कहां से किया गया है, तो उद्घाटन जो है इसका आपको किया गया है ओडिशा से। कहां से किया गया है, प्रधानमंत्री हाल ही में जो है कहां गए थे, ओडिशा गए थे। तो ओडिशा के झारसुगुड़ा से, कहां से, झारसुगुड़ा से जो है इसका उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री किनके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये क्या है, पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से लैस बीएसएनएल 4G स्टैक, जो कि 97,500 बीएसएनएल नेटवर्क का क्या करते हैं, उद्घाटन करते हैं। और साथ ही जो है यदि बात करते हैं इसमें कितना करोड़ रुपए की लागत राशि खर्च की गई है, तो 37,000 करोड़। ठीक है, देख रहे हैं एक अच्छा खासा यहां पर जो है राशि यूज किया गया है, 37,000 करोड़ का यूज किया गया है। और किनके द्वारा, तो सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहां से उद्घाटन किया गया है, तो आप याद रखिएगा, आपको झारखंड के, सॉरी झारखंड बोल रहे, ओडिशा से, ओडिशा के कहां से, झारसुगड़ा से। झारसुगड़ा आ रहा है तो लग रहा है कि झारखंड। ठीक है, तो झारसुगड़ा आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, तो आपको ये ओडिशा में देखने को मिल रहा है। अच्छे से देखिएगा, ओडिशा, ओडिशा के कहां पर, तो झारसुगड़ा से जो है मोबाइल नेटवर्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। समझ रहे हैं ना बात को। चले अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि क्या है अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न जो है पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर 2026 तक
अगले वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि 2026 तक जो है चालक रहित परिवहन के लिए 15 किलोमीटर का जो है स्वायत्त गलियारा शुरू करने के लिए तैयार है। क्या है स्वायत्त गलियारा, क्या चीज के लिए? ये जो है चालक रहित के लिए। क्या है? चालक रहित परिवहन के लिए। और ये कब? 2026 में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा शहर है कि जो कि 2026 तक जो है चालक रहित गलियारा एक तरह से विकसित करेगा। और ये कितने किलोमीटर का होगा चालक रहित गलियारा? तो होगा ये 15 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का होगा? 15 किलोमीटर का। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसका सही आंसर जो आप लोगों को बन रहा है, क्या बन रहा है? अब ध्यान से आप देखिएगा, तो यहां पर जो है आपको देखने को मिल रहा है क्या? अबू धाबी है, दुबई है, रियाद है, आपको दोहा है, सभी देख रहे हैं। आपको अरब के तरफ का ये सभी क्षेत्र का देखने को मिल रहा है ना। तो अरब के तरफ का ये सभी जो देखने को मिल रहा है, और यहां से जो है आपको संयुक्त अरब अमीरात से देखने को मिल रहा है 2 शहर, अबू धाबी और दुबई। और इसका जो आंसर बन रहा है क्या बन रहा है? दुबई। दुबई के बारे में आपको कुछ देर पहले भी बात किया था, जो भारत का जो मैच का जो आयोजन किया गया था तो दुबई में ही किया गया था। और यहां पर भी जो प्रश्न बन रहा है, क्या प्रश्न बन रहा है? तो दुबई ही बन रहा है ना। चलिए, तो समझ रहे हैं। और आइए यहां पर आपको थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये क्या है, गलियारा क्या है और चालक रहित क्या होती है ना। यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए। ये क्या है कि दुबई 2026 में चालक रहित परिवहन के लिए जो है 15 किलोमीटर का एक समर्पित कॉरिडोर जो है या गलियारा जो है विकसित किया जाएगा। किसके द्वारा? तो दुबई के द्वारा। और दुबई के द्वारा आने वाले दिनों में ये तैयारी किया जा रहा है 2026 के लिए, जिसे कह सकते हैं कि दुबई स्वायत्त क्षेत्र DAZ के नाम से जाना जाएगा। क्या? दुबई स्वायत्त क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। और यह पहल जो है 2030 तक 25% दैनिक यात्राओं को जो है स्वचालित बनाने के महत्वाकांक्षी का ये लक्ष्य का हिस्सा है। आइए पहले समझ लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। यहां पर जो है क्या है कि आपको चालक रहित परिवहन, ये जो आपको गाड़ी दिखाई पड़ रहा है, उम्मीद है कि आप समझ में आ रहा होगा आपको इमेज। ये जो आपको जो भी गाड़ी दिखाई पड़ रहा है, इसमें ड्राइवर नहीं होगा, है ना। ड्राइवर नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा कि आप गाड़ी में बैठिए, जितना भी सीट है उस पर फुलफिल होइए, और गाड़ी आपको आएगा जहां आप जाना चाहते हैं, जिस जगह के लिए आप बुक किए हैं। एप्लीकेशन से ये चलेगा, कोई भी ड्राइवर नहीं रहेगा। एप्लीकेशन पे आप, जैसे अभी आप उबर बुक करते हैं तो उबर के साथ साथ क्या, गाड़ी के साथ साथ आपको ड्राइवर देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर जो है क्या देखने को मिलेगा, गाड़ी के साथ केवल आपको एप्लीकेशन पर आप आइए, गाड़ी आपके सामने में लग जाएगा। जिस जगह एक स्थान फिक्स रहेगा, यहां पर आप खड़े रहिए, उस जगह पर आपको गाड़ी आएगी और गाड़ी पर आप बैठिए, खुद ब खुद आपका खुलेगा गाड़ी, कोड दीजिएगा, खुद ब खुद खुल जाएगा। उसके बाद गाड़ी जो है आपको खुद ब खुद एक निश्चित जगह पर जहां आप बुक किए होंगे उस स्थान पर आपको छोड़ देगा। ठीक है, तो ये जो है आपको ये दुबई का स्वायत्त क्षेत्र बनाया जाएगा। और जो बनाया जाएगा ये 2030 तक ऐसा है कि 25% दैनिक यात्राओं का जो है स्वचालित एक तरह से बनाया जाएगा, है ना। और ये क्या है, चालक रहित। तो ये अभी मान के चलिए एक तरह से छोटे स्तर पर किया जा रहा है ना। और कितने स्तर पर? तो ये मात्र 15 किलोमीटर क्या है, छोटा स्तर है, लंबा दूरी तक का नहीं है। क्योंकि लंबा दूरी के लिए मान के चलिए उसके धीरे धीरे विकसित किया जाएगा। तो पहले 15 किलोमीटर का गलियारा विकसित किया जाएगा, जहां पर केवल आपको स्वचालित वाहन चलेगा। वहां पर जो है जो व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाता है वो वाहन नहीं चलेगा, क्योंकि तब तो समझ में नहीं आएगा ना, है ना। तो यहां पर जो है ये एक तरह से विकसित किया जा रहा है, ये गलियारा विकसित किया जा रहा है, जिसको कहेंगे दुबई का स्वायत्त क्षेत्र। और जैसे ही दुबई का नाम आया है, तो दुबई किस देश के अंतर्गत पड़ता है? तो दुबई जो है एक शहर है आपको संयुक्त अरब अमीरात, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, UAE के रूप में बोलते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आपको अबू धाबी पड़ती है। और यहीं पर एक शहर आपको है, क्या है, संयुक्त अरब अमीरात में ही एक आपको शहर देखने को मिलता है, उसका क्या नाम है, दुबई नाम है ना। तो यहां पर जो है दुबई क्या है, शहर है। जैसे हम लोग इंडिया में देखते हैं, इंडिया में क्या देखते हैं कि हम लोगों को राजधानी दिखाई पड़ता है, नई दिल्ली दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रमुख शहर के तौर पर देखते हैं तो प्रमुख शहर आपको क्या है, मुंबई है ना, कोलकाता है, बेंगलुरु है, अन्य बहुत शहर है। इसी तरह से जो है आपको UAE का जो है अन्य शहर में जो है आपको दुबई है ना। और यहां पर इसकी राजधानी की यदि बात करें तो यहां पर अबू धाबी है। और यदि बात करें कि अबू धाबी में यहां पर UAE में कौन सा मुद्रा चलता है, तो दिरहम मुद्रा चलता है। राष्ट्रपति कौन है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। प्रधानमंत्री की यदि बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। तो ये सब जो है राजा के परिवार से ही आते हैं, और राजा के परिवार के ही राष्ट्रपति किसी को बना दिया जाता है, किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है UAE की यदि बात करें तो यहाँ पर जो एक तरह से क्या है, नाम का तो कह सकते हैं कि लोकतंत्र है, नाम का लोकतंत्र रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है राजा का शासन चलता है। ठीक है,
रहता सभी चीज है, प्रधानमंत्री भी रहता है, राष्ट्रपति भी रहता है, लेकिन सभी किसके अंडर में रहता है? सभी राजा के अंडर में ही रहता है। आइए अगला प्रश्न बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में ये भी देखिए, आपको अगले अगले वर्ष का दे रहे हैं, इस वर्ष का बात तो छोड़ दीजिए, 2026 का, ठीक है। और आने वाले 2026 में जो है फीफा विश्व कप होगा। क्या होगा? फीफा विश्व कप होगा। और पूछा जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको लिख दिया गया है कि फीफा विश्व कप जो है कि मेजबानी जो है किनके द्वारा यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए मेजबानी ही पूछा जा रहा है कि आपको फीफा विश्व कप 2026 की जो मेजबानी है किसके द्वारा किया जाएगा, जिनका जो है प्रतिनिधित्व शुभंकर, क्लच, मैपल और जायू को जो है एक तरह से लॉन्च कर दिया गया है। तो यहां पर जो है इस बार जो है 3 इसका रखा गया है। 2026 का जो फीफा विश्व कप होने वाला है, तो आपको कहां पर होने वाला है ये पहले पूछा जा रहा है। और इसका 3 शुभंकर, कौन कौन सा? क्लच, मैपल और जायू। ये भी आपको जानकारी होगी, आगे चलकर बताएंगे कि क्लच जो है किसका है, मैपल जो है किसका है, जायू जो है किसका आपको शुभंकर है। तो शुभंकर सीधे तौर पर पूछा जाता है। और फीफा विश्व कप जो है महत्वपूर्ण है। फीफा जो है फीफा विश्व कप महत्वपूर्ण होता है। और ये जो है सीनियर वर्ग वाला के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कहां पर होने वाला है? तो सबसे पहले ये 2026 वाला याद रखिए। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, कनाडा में होगा और मैक्सिको में होगा। ये तीनों देशों में जो है संयुक्त रूप से होगा। तो ऑप्शन जो है इसका क्या बन रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। क्या बन रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ये तीनों देशों में आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इसका प्रतिनिधित्व करते हुए देखने को मिलेगा। और प्रतिनिधित्व जो है इसका क्या कौन करेगा? तो शुभंकर करेगा। सबसे पहले स्पीड है, स्पीड आपको, चलिए कोई बात नहीं, तो थोड़ा रुक जाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा शुभंकर। और शुभंकर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, आंसर बन चुका है ना। किन देशों में, सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि किन देशों में फीफा विश्व कप 2026 होगा। तो 3 देश अच्छे से याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बगल में पड़ोसी देश देखने को मिलेगा, ऊपर में देखने को मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, बीच में याद रखिए, ऊपर में देखने को मिलेगा कनाडा और नीचे में देखने को मिलेगा मैक्सिको। तो तीनों देश एक साथ है एक जगह, है ना। सबसे पहले कनाडा, कनाडा यदि मैप आपको याद होगा तो जो आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें आप देखने को मिलेगा क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका बीच में देखने को मिलता है, कनाडा आपको ऊपर में। उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे कि यहां पर ले लेते हैं, देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, आपको ये कनाडा का मैप है, ठीक है। और कनाडा के साथ साथ यदि बात करते हैं, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको यूएसए देखने को मिल रहा है। और उसके बाद यूएसए के नीचे में जो आपको देखने को मिलेगा, ये क्या देखने को मिलेगा, ये आपको जो देखने को मिलेगा, ये मैक्सिको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये तीनों देश जो है एक साथ आपको एटलस में देखने को मिलेगा। और यही तीनों देशों में क्या होने वाला है, आपको फीफा विश्व कप का आयोजन होने वाला है। और शुभंकर क्या है, 3 है, क्लच है, आपको मैपल है, आपको जायू है। आइए हम लोग बातचीत कर लेते हैं, इस पे भी बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आंसर आपका बन चुका होगा। जब आंसर बन गया है तो हम लोग बात कर लेते हैं इसके शुभंकर पर भी बात करेंगे। तो यहाँ 2026 आपको बता चुके हैं, 2026 विश्व कप संयुक्त की मेजबानी जो है किनके द्वारा, तो आपको फिर से बात कर रहे हैं, अमेरिका, कनाडा और किसके द्वारा, मैक्सिको के द्वारा किया जाएगा। और इन देशों के प्रतीक के रूप में जो है आधिकारिक शुभंकर जो है क्या है, क्लच। अब देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, क्लच द बाल्ड ईगल। क्या है, क्लच द बाल्ड ईगल, मैपल द मोस, उसके बाद जायू द जगुआर। क्या है, आपको शॉर्ट में ही याद रखिए, क्लच याद रखिए, मैपल याद रखिए और जायू याद रखिए। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा याद रखना है। क्लच याद रखिएगा तो इससे आपको बन जाएगा क्लच द बाल्ड ईगल, उसके बाद मैपल द मोस, उसके बाद जायू द जगुआर, ठीक है। और प्रत्येक शुभंकर जो है अपने अपने देश की संस्कृति, मूल्यों और प्राकृतिक विरासत की प्रतीक को क्या करता है, ये एकता और विविधता पर ये जोर देता है ना। सभी अपने अपने शुभंकर को जो लॉन्च किया गया, सब अपना अपना संस्कृति को एक तरह से प्रदर्शित करने का यहाँ पर काम करता है। और ये एक तरह से कह सकते हैं पहला ऐसा होगा कि जो कि बहुदेशीय मेजबानी के रूप में होगा। और कुल मिला के यहाँ पर 48 टीमें और 104 मैच खेला जाएगा। आइए आप लोगों को जो दिखा देते हैं, क्या दिखा देते हैं, इसका जो शुभंकर लॉन्च है, देख रहे हैं। शुभंकर जो लॉन्च किया जाता है आपको सांस्कृतिक प्रतीक के तौर पर लॉन्च किया जाता है। और सभी खेल का एक एक शुभंकर होता है। तो शुभंकर जो है आप लोगों को सीधे तौर पर परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए लाइक तो आप लोग बोल रहे हैं, तो आप लोग कुछ कुछ करना है, कमेंट भी कर दीजिए साथ साथ। यदि कमेंट आप करना चाहते हैं तो कमेंट भी करिए, आंसर एक दो कमेंट करिए, तो जिससे क्या होता है कि आप लोग पता चलता है कि हाँ आप लोग सही से तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। आइए ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको शुभंकर देखने को मिल रहा है। और शुभंकर जो है आपको यहाँ पर 3 शुभंकर है। कौन कौन सा शुभंकर नाम लिए, सबसे पहले क्लच, क्लच के साथ क्या, मैपल, मैपल के साथ जायू। अब देखिए इसमें कौन क्लच है, कौन मैपल है और कौन को किस देश का है ना। तो किस देश का कौन सा है, तो ये आपको पास जानकारी होनी चाहिए। आइए आपको बता देते हैं, नीचे में आपको नाम लिखा हुआ है, नीचे आपका नाम जो है थोड़ा सा इसके नीचे चला जा रहा है, तो आइए देख लेते हैं।
अब देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, यहां पर जो है मैपल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मैपल, है ना? दिखाई पड़ रहा है? देख लेते हैं आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है मोबाइल में। तो मोबाइल में आपको दिखाई पड़ रहा है, अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। और मैपल जो है ये किस देश का है? तो मैपल जो है आपको कनाडा का है। कहां का? मैपल जो है आपको कनाडा का। ठीक है। यदि बात करें कि जायू, तो जायू कहां का है? तो जायू जो है आपको मैक्सिको का। कहां का है जायू? ये मैक्सिको का। ठीक है। और यदि बात करें ये जो क्लच द बाल्ट ईगल है, यह कहां का? तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो तीन आपको क्या है आपके पास? शुभंकर है। और तीनों शुभंकर जो है किसका शुभंकर है? ये जो तीनों शुभंकर है ये फीफा का है। किसका है? ये फीफा विश्व कप जो आपको होने वाला है। कब होने वाला है? ये जो फीफा होने वाला है 2026 वाला। ठीक है। तो 2026 फीफा विश्व कप जो होने वाला है ये आपको होने वाला है। ठीक है। यहां पर याद रहेगा, एक बार फिर से आप देख लीजिए। मैपल जो है, मैपल यहां पर लिखा हुआ है, मैपल अच्छे से देखिएगा तो मैपल लिखा हुआ है। मैपल किसके लिए? कनाडा के लिए, है ना? मैपल किसके लिए? कनाडा के लिए। जायू जो है, जायू किसके लिए? आपको मैक्सिको के लिए। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है? बाल्ड द ईगल, है ना? जो क्लच द बाल्ट ईगल है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ये जो आप देखने को मिल रहा है, ये देखिए ईगल की तरह थोड़ा सा लिया गया है। तो ये किसको प्रदर्शित करता है? ये खेल के साथ साथ जो है वहां के सांस्कृतिक प्रदर्शित करता है ना? यहां पर आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये जो आपको लिखा हुआ है, अब देखिए यहां पर आपको लिखे हैं, क्या लिखे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा हुआ है यहां पे। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। ये जो आपको देखने को मिल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल रहा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है? तो ये आप ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है? क्लच द बाल्ट ईगल है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नाम लिखा हुआ है कनाडा। और कनाडा, जब कनाडा वहां पर दूसरा है, उसी के साथ ही साथ यहाँ क्या है? मैपल द मूस है, जो आपको चूहा देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो आप देखने को मिल रहा है, ये क्या देखने को मिल रहा है? मैक्सिको देखने को मिल रहा है। तो मैक्सिको आप देखिए, मैक्सिको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो और मैक्सिको का क्या है? जायू द जगुआर है। ठीक है। तो ये आप देखने को मिल रहा है, अच्छे से आपको याद रखना है। सांस्कृतिक मूल्यों को प्राकृतिक विरासत का ये प्रतीक एकता और विविधता पर ये क्या करती है? जोर देती है। ठीक है। चलिए, तो इतना आपको बता चुके हैं। और जब बता चुके हैं फीफा के बारे में, तो फीफा विश्व कप 2026 आपको याद रहना चाहिए। किस देशों में होगा? अब तो आसानी से सब लोगों के प्रश्न बन जाएगा। क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। और तीनों के बारे में आपको तीनों का क्या बता चुके हैं? तीनों का आपको जो ये बता चुके हैं कि इस तीनों का शुभांकर क्या है। ठीक है। तो शुभांकर आपको याद रखना है। किस देशों में ये खेल का आयोजन होगा वो भी आपको याद रखना है। याद रहेगा? उम्मीद है कि आप याद रखिएगा। चलिए, मैसेज क्या है? रामू कुमार मैसेज लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर। तो गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, ऑल ऑफ यू। यहां पर जो है, तो रामू कुमार आप भी जो है देख रहे होंगे, ये लोग जो हैं आप बायोलॉजी की क्लास के हैं, है ना? उम्मीद है कि सही बोल रहे होंगे। तो बायोलॉजी क्लास के आप लोग हैं, तो अच्छे से देखिए। जो आप लोग मेरे से पढ़ चुके हैं, खास करके यदि बायोलॉजी मेरे से जो पढ़ रहे हैं, सर के पास ही पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, है ना, आने वाले दिनों में फिर से आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर से नए बैच में जो सीजीएल का फिर से जो नया बैच दिया जाएगा, उसमें आपको फिर से पढ़ने को साइंस मिलेगा। तो फिर से मेरे से ही मिलेगा साइंस पढ़ने को। तब तक जो है आप लोगों के लिए है क्या है? करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स जो है किसी भी परीक्षा में, उम्मीद है कि आप लोग जो है परीक्षा दिए होंगे सीजीएल का, तो अच्छे से आप लोग दिए होंगे, है ना? आप लोगों से वैसे परीक्षा के बाद फिर से तो बातचीत करने का मौका नहीं मिल पाया है, तो कभी बातचीत होगी आप लोगों से। ठीक है, कि क्या रहा था, क्या परीक्षा रहा था, परीक्षा में क्या कमी रहा था, ये आप लोगों से पूछ नहीं पाए थे। ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर से कभी मिलेंगे तो सभी चीज बातचीत होगी। ठीक है, चलिए देख रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग बना रहे होंगे। चलिए, कोई बनाने आप बनाए। जो आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं साइंस, तो साइंस के साथ साथ आपको पता है कि करंट अफेयर्स भी मेरे द्वारा दिया जा रहा है, तो मेरे और सर के चैनल पर ही मिल रहा है। तो आप लोग देखिए, यदि किसी प्रकार का परेशानी होगा तो आप जो है ऑफलाइन में भी आके पूछ सकते हैं, कुछ भी बातें पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए साथ साथ बनाते भी रहिएगा। उम्मीद है कि हम ऐसा उम्मीद करके चलते हैं कि आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और आप लोग जो है साथ साथ बना रहे हैं, और आप लोग को जैसा बात बोल रहे हैं वो आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने में है, क्या है? ये जो प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ओजू जल विद्युत परियोजना, और यहां से जो है अब लोग आप देखिए क्या है कि ओजू जल विद्युत परियोजना को जो है किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो मंजूरी दी गई हाल ही में जब करंट अफेयर्स के अंतर्गत दिया गया है, तो यहां पर दिया गया कि जो ओजू जल विद्युत परियोजना को जो है किस राज्य में
मंजूरी दी गई थी। इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो इसका सही आंसर जो बनेगा अरुणाचल प्रदेश बनेगा। लेकिन आप लोगों से जो है यही प्रश्न को जो है कैसे पूछा जाएगा वो बात कर लेते हैं। आप लोगों से ये नहीं पूछा जाएगा, उस वक्त ये नहीं पूछा जाएगा कि ओजू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में मंजूरी दी गई, थोड़ा सा सिर्फ इसको घुमा दिया जाएगा। ये क्या पूछा जाएगा कि ओजू जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में है ना। ये आपको क्या पूछा जाएगा, कहां पर है, ये अवस्थित पूछा जाएगा कि ये किस राज्य का परियोजना है। ये किस राज्य का परियोजना है, तो किस राज्य का परियोजना है, तो इसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश का परियोजना है। किस राज्य का परियोजना है? ये अरुणाचल प्रदेश का परियोजना है। यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा यदि घुमाएगा और घुमाने का इसको मन होगा तो ये हो सकता है, पूछा जा सकता है। थोड़ा सा यदि कठिन करने का मन होगा तो आपको ओजू जल विद्युत परियोजना के साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि ये किस नदी से निर्मित है ना। तो अरुणाचल प्रदेश के कहां पर? ये सुवर्णसिरी नदी पर ये प्रस्तावित है। कहां पर, किस नदी पर? तो ये आपको याद रखना है, सुवर्णसिरी नदी पर ये क्या है? प्रस्तावित है। ये कब पूछा जाएगा? जब आपको प्रश्न थोड़ा सा गहराई कह सकते हैं कि नीचे उतर के पूछा जाएगा और थोड़ा सा कठिन करना, प्रश्न को थोड़ा कठिन कर दिया जाए। एक तो आपको ओजू जल विद्युत परियोजना याद रहना चाहिए और ओजू जल विद्युत परियोजना के साथ साथ आपको यह भी याद रहना चाहिए ये किस नदी पर प्रस्तावित है। आने वाले दिनों में ये बनने वाला है। तो ये जो है आपको 2220 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को जो है पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई है। और यह जो है परियोजना चीन की सीमा के निकट जो है स्थित है और सुवर्णसिरी बेसिन में सबसे ऊपरी और सबसे बड़ी परियोजना होगी। तो ध्यान रखेंगे, ये कह सकते हैं कि आपको सुवर्णसिरी जो है सबसे ये बड़ी परियोजना होगी। और सुवर्णसिरी, जब सुवर्णसिरी इंपोर्टेंट है तो सुवर्णसिरी आप लोगों को ये भी तो पूछा जा सकता है कि सुवर्णसिरी जो नदी है आपको कहां पर है, क्या है। ये आपको अब देखिए कहां से प्रश्न घुमा देगा। तो ये आपको जो प्रश्न घुमाएगा ज्योग्राफी के अंतर्गत घुमाएगा। तो ये जो भी प्रश्न है आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछा जा सकता है, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और नाम आया है अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। मुख्यमंत्री क्या है? पेमा खांडू है। राज्यपाल कौन है? केवल त्रिविक्रम पटनायक है। लोकसभा की यदि सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा की सीटें कितनी है? 2 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? मात्र आपको 1 सीटें देखने को मिलती है। समझ रहे हैं बात को? चलिए, उमेश कुमार का मैसेज है। तो उमेश कुमार जी आप सभी को जो है गुड मॉर्निंग, है ना। चलिए, जुड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। आप लोग देख रहे होंगे, उम्मीद है कि आप लोग देख रहे होंगे। आप कल भी आपका मैसेज आया था तो आज भी आपका मैसेज है। उम्मीद है कि आप लोग पूरा का पूरा करंट अफेयर्स देखते होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैसेज करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैसेज करके नहीं, आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स देखना है, ठीक है। जब तक पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आप देखिएगा नहीं तब तक आपको कह सकते हैं कि आपका समस्या का समाधान नहीं होगा। तो समस्या आपके पास जो भी है हो सकता है कि आपको 1-2 नंबर जो भी आपको कम आ रहा होगा वो आपको यहां से जो है आपको नंबर बढ़ाने का ये काम करेगा किसी भी परीक्षा में, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जीएस संदर्भित। और उम्मीद है कि आप लोग जो बिहार का जो जितना भी फॉर्म है वो भरे ही होंगे। जब बिहार का जो फॉर्म भरे होंगे तो वहां पर जो है आपको जीएस संदर्भित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा करंट अफेयर्स आपका अच्छा होता रहेगा। आपको इसीलिए देखिए जीएस, हम केवल करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको जीएस भी बताते हैं कि जीएस में कहां से पूछा जा सकता है। यदि प्रश्न उठाएगा, ज्योग्राफी से उठाएगा, नदी से उठाएगा, तो आपको बताते चलते हैं कि सुवर्णसिरी को आपको याद रखना है ना। पूर्वी भारत से पूछेगा तो कहां से पूछेगा, किसी परियोजना से पूछेगा तो कहां से पूछेगा। तो यही होता है तरीका करंट अफेयर्स के साथ साथ क्या चीज का, जीएस पढ़ने का तरीका होता है ना। यदि हो सकता है कि वहां पर परियोजना नहीं पढ़ाया गया हो, लूसेंट यदि पढ़िएगा वहां पर वो जो परियोजना खोजते रहिएगा नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि करंट अफेयर्स का विषय है तो आप कहिएगा कि परियोजना तो यहां पर है ही नहीं, तो परियोजना वहां पर रहेगा कहां से, क्योंकि ये विषय कहां का है, ये करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जीएस पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं। जो पढ़े हैं मेरे से वो तो आप समझ ही रहे होंगे क्या क्या बातचीत करना है, ठीक है। जो नहीं पढ़े हैं हो सकता है कि उनको लगता होगा कि ये सर के चैनल पे कौन व्यक्ति आ गया है, ठीक है। तो चलिए, जो नहीं जानते हैं तो उसके तो बात ही नहीं कर सकते हैं, जो जानते हैं अच्छी बात है, ठीक है। आइए हम लोग बातचीत कर लेते हैं, अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं, ठीक ना। अगला क्या प्रश्न है आप लोगों के लिए? अगला जो प्रश्न आप लोगों के लिए है कि भारतीय वायुसेना सितंबर 2025 में किस दिग्गज लड़ाकू विमान को जो है आधिकारिक तौर पर जो है विदाई दे दी है। कहने का अर्थ जो है अब जो है सेना में जो है, वायुसेना में जो है किस, कह सकते हैं यहां पर पूछा जा रहा है किस लड़ाकू विमान को जो है एक तरह से अब यूज नहीं किया जाएगा, उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि आधिकारिक तौर पर जो है विदाई दे दी गई। विदाई मतलब क्या, उसको हटा दिया गया है ना। तो विदाई अर्थ समझते ही होंगे, जब लड़की की शादी होती है, लड़की की शादी के बाद जो है विदाई किया जाता है। तो विदाई किया जाता है, इसका मतलब क्या है कि क्या घर में रखते हैं वो लड़की को, उसको क्या कर देता है, हटाओ हटाओ, है ना। तो हटाने का काम, माँ बाप क्या करता है, उसको हटाने का काम कर रहा है ना, लड़की को हटाने का काम करता है, ठीक है। शब्दों का, यही शब्दों का प्रयोग ही किया जाएगा
कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो सही बात है ना, जो सही बात है थोड़ा सा हो सकता है कि बुरा लग रहा होगा, लेकिन बात फैक्ट यही है। विदाई करने का अर्थ है कि आप अपने से उसको क्या कर रहे हैं, हटाने का काम कर रहे हैं, है ना। और यहीं पर आपको देखने को मिल रहा है लड़ाकू विमान को जो है आधिकारिक पर जो है विदाई दे देगी। इसका मतलब है कि अब जो है नाइन का सी। चलिए उमेश कुमार का आंसर है 9 का सी, ठीक है। तो 9 का सी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, है ना। तो उमेश कुमार का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है उमेश जी, ठीक है। तो आप जो है चलिए यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, थोड़ा सा बैटरी जो है समझना बीच बीच में, तो ये समाप्त तो होने का इसका तो काम है, तो समाप्त तो हो ही जाएगा। चलिए अब आवाज आपके पास आ रही होगी। तो इसका जो आपको आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आपका आंसर है कि आपका जो इसका आंसर बनेगा, क्या आंसर बनेगा, MiG-21 को क्या क्या गया है, आधिकारिक तौर पर जो है इसको अब एक तरह से भारतीय वायुसेना से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है ना, विदाई दे दिया गया है। तो समझ चुके होंगे विदाई का अर्थ भी समझ चुके होंगे कि विदाई क्या चीज होती है ना। विदाई होती है, सीधी सी बात है, उसको जो है अपने से अपने आप से क्या करना है, उसको हटाना है। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है 62 साल पुराने फाइटर जेट MiG-21 को क्या कर दिया गया है, एक शानदार कह सकते हैं कि विदाई दे दी गई है। और MiG-21 को कब खरीदा गया था, तो MiG-21 को जो है भारत में आपको 1963 में खरीदा गया था। 1963 से पहले जो है भारत को ऐसा अनुमान था कि हम लोगों को जो है जरूरत नहीं है किसका, किसी प्रकार का वायुसेना का, उस तरह से फाइटर जेट का जरूरत नहीं है। लेकिन 62 में आपको युद्ध देखने को मिलता है, 62 में युद्ध देखने को मिलता है, साथ साथ जो है भारत का कुछ क्षेत्र जो है क्या होता है, चीन के द्वारा क्या लिया जाता है, हड़प लिया जाता है, एक तरह से कह सकते हैं कि उस पर भारत पर के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है। और उस वक्त जरूरत पड़ता है तो भारत जो है 1963 ईस्वी में खरीदेगा, किससे खरीदेगा, तो आपको देखने को मिलता है रूस से खरीदने को मिलता है, MiG-21 खरीदने को मिलता है। तो 1963 का टेक्नोलॉजी है, और 1963 का जो टेक्नोलॉजी है तो उस वक्त तो चलिए काम कर रहा था, और भारत में से लंबे दिनों तक, अब तक देखिए 2025 तक हम लोग इसको यूज कर रहे थे, और ताकतवर लड़ाकू विमानों के अंतर्गत जो है ये काम किया था, है ना। लेकिन अब जो है यहाँ पर इसको हटाने का काम क्यों कर रहे हैं, ये बात जानकारी होनी चाहिए कि इतना जब आपके साथ ये काम किया है, तो ये जब इसके साथ अच्छा काम किया आपके लिए, तो इसको फिर हटा क्यों रहे हैं। तो हटाने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो है सरकारी आंकड़ों के अनुसार से यदि बात करते हैं तो 6 दशकों में जो है ये 500 से ज्यादा MiG-21 क्या हुआ है, एक तरह से दुर्घटना का शिकार हुआ है, क्रैश हो चुका है ना। क्रैश करने का अर्थ है दुर्घटना का ये क्या हुआ है, शिकार हुआ है। और इसमें जो है कम से कम जो है 170 फाइटर पायलटों को जो है जान गंवानी पड़ी है। और 2010 के बाद बात करते हैं कि 2010 के बाद ही जो है आपको देखने को मिलता है 20 से ज्यादा हादसे देखने को मिलता है। जहां पर भी ये जाता है कुछ ना कुछ इसमें टेक्नोलॉजी में खराबी हो जाती है, और टेक्नोलॉजी में खराबी हो जाती है तो ये जो है अपने आप को संभाल नहीं पाता है, उससे क्या हो जाता है, ये क्रैश हो जाता है, दुर्घटना ग्रस्त हो जाती है, जिसके वजह से जो है इसको हटा दिया गया है। और इसके स्थान पर हम लोग जो है नया नया बहुत सारा बना चुके हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि तेजस सब बनाए हैं। जो पहले तो हम लोग दूसरे से खरीदते थे, अब जो है हम लोग खुद भारत जो है अपने दम पे जो है इसका कह सकते हैं कि इस तरह का लड़ाकू, छोटे छोटे लड़ाकू विमान जो है बना लेता है भारत, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है 700 से ज्यादा 21 MiG जो आपको देखने को मिल रहा है, अलग अलग वेरिएंट के खरीदे गए भारत में। तो 700 से ज्यादा खरीदा गया था 21 MiG, है ना, MiG-21 खरीदा गया था। ये सभी जो हम लोग खरीदते थे किससे, वही रूस से खरीदते थे। लेकिन अब जो है सीधे तौर पर इसको जो है एक तरह से बंद कर दिया गया, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी कब की, तो कह सकता है कि हम लोग 1963 ईस्वी में खरीदे हैं, तो उससे पहले का टेक्नोलॉजी यूज होगा। अब जो है उस वक्त से अभी जो है बहुत सारा परिवर्तन हो चुका है, तो परिवर्तन हो चुका है, इसी वजह से जो है इसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है आपको MiG-21 क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा ही दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। तो इसका जो है फेयरवेल हो चुका है, विदाई देके बाबू को क्या कर दिया है, बोले कि ठीक है अब जो है आपको एक तरह से क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ देखा जाएगा कि हाँ चलो यहाँ पर तुम था, भारत के साथ साथ बहुत दिनों तक काम किया है ना। तो एक तरह से कह सकते हैं इसको जो है सिर्फ अब देखने के काम आएगा, कि बच्चे सबको जो है दिखाने का काम आएगा कि चलो कभी भारत सरकार के साथ जो है ये
मिलकर काम करता था। कौन? मिग आपको 21। तो ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न बात करते हैं। सभी दिन आपको देते थे दिवस पहले देते थे, लेकिन आज दिवस आपको अंत में दे रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में जो है इंपोर्टेंट प्रश्न था, तो इंपोर्टेंट प्रश्न था तो वो इंपोर्टेंट प्रश्न आपको पहले ही कवर करवा दिए हैं, जो कि भारत का था एशिया कप 2025 का जो विजेता बना था। इसी वजह से जो है आपको पहले वो प्रश्न मिला था। तो यहाँ पर जो है अंत में हम लोग देख लेते हैं क्या कि आपको विश्व रेबीज दिवस, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए बायोलॉजी से संदर्भित है ये प्रश्न, है ना, तो बायोलॉजी से संदर्भित है और ये पूछा जा रहा है कि विश्व रेबीज दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कमेंट कर सकते हैं आप लोग, यदि कमेंट आप लोगों का देख सकते हैं कि कमेंट यदि आ रहा है तो आप लोगों का। चलिए कमेंट कर रहे हैं आप लोग। चलिए आइए बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर। तो रेबीज दिवस जो है आप अपने आप में भी कमेंट कर सकते हैं, यदि आप चैनल पे हैं तो यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो कितने तारीख को ये मनाया जाता है रेबीज दिवस? तो ये आपको मनाया जाता है 28 क्या चीज 28 अगस्त, 28 अक्टूबर, 28 सितंबर, 28 जुलाई। देखिए सभी 28 है ना, तो 28 सभी है। तो इस तरह का जब परीक्षा में पूछा जाता है तो उस वक्त दिक्कत देता है। अभी तो आपको लगेगा कि चलो आज 29 सितंबर है तो 28 सितंबर को मनाया गया होगा, आसानी से आप इसमें टिक लगा सकते हैं, आसानी से यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, 28 सितंबर दे सकते हैं। लेकिन यही प्रश्न जो है आपको परीक्षा में परेशान करेगा। परेशान इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, 28 अगस्त है, 28 अक्टूबर है, 28 सितंबर है, 28 जुलाई है। इस तरह का प्रश्न जब परीक्षा में पूछा जाता है तो वहां पर जो है कंफ्यूजन ज्यादा होता है उस वक्त, क्योंकि आपके पास जो है सभी तरह का प्रश्न रहता है। आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सभी आपको एक ही जगह एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न देखने को मिलता है, दूसरा प्रश्न के बाद तीसरा प्रश्न देखने को मिलता है। तो दिमाग का जो है एक तरह से कह सकते हैं एक्सरसाइज हो जाता है उस जगह, है ना। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना है कि विश्व रेबीज दिवस जो है प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है, याद रहेगा। और रेबीज जो है ये किस प्रकार का बीमारी है, या और मानव को कह सकते हैं कि ये जो संक्रमित करता है तो क्या एक तरह से उसका प्रभावित होता है, मानव का कौन सा अंग प्रभावित होने देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। और 28 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है ये भी जानकारी होनी चाहिए कि 28 सितंबर को ही विश्व रेबीज दिवस क्यों मनाया जाता है। और रेबीज जो है खतरनाक बीमारी है ना। तो रेबीज जो है खतरनाक बीमारी है। क्यों खतरनाक बीमारी है और ये किससे संक्रमित होता है, कैसे हो जाता है किसी भी व्यक्तियों को, तो आइए इसके बारे में ऐसे भी जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न तो मान के चलिए कि बात की बात है, लेकिन ये जागरूकता के अंतर्गत भी जानकारी होनी चाहिए और सभी को बताना भी चाहिए। यदि आप अपने आसपास में है तो किसी भी व्यक्ति को ये आप बता सकते हैं कि इस प्रकार से रेबीज हो सकता है। किस प्रकार से, आइए बात कर लेते हैं। तो रेबीज क्या है? एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से किसी संक्रमित जानवर, खास करके कुत्ते के काटने और खरोच से फैलता है। यहां पर हम केवल आपको कुत्ते लिखे हैं, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, उसके बाद गधा, आलतू फालतू जो भी है, ठीक है, जो जानवर है मान के चलिए कि जो दांतों से काटने का काम करते हैं, है ना। तो किसी भी संक्रमित जानवर से, खास करके यदि बात करें तो कुत्ते का, अपने समाज में क्या देखते हैं कि कुत्ता जो है, खास करके आवारा कुत्ता जो है काटता ज्यादा है, इसीलिए जो है इसका सर्वाधिक प्रयोग कुत्तों पर ही किया जाता है। लेकिन बिल्ली के काटने से भी हो सकता है, या किसी भी कह सकते हैं गाय के काटने से भी हो सकता है। यदि गाय मान के चलिए किसी को क्या कर दिया जाए, एक तरह से मुख उसका लग जाए, क्या कह सकते हैं, व्यक्ति के अंग पर प्रयोग कर लिया जाए, तो किसी भी जानवर से हो सकता है। ध्यान रखना है, जो जानवर क्या कहता है दांतों से काट दिया जाए या खरोच कर दिया जाए, उससे यदि उसके नाखून से खरोच हो जाएगा तो इससे बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी हो सकती है? रेबीज की बीमारी हो सकती है ना। लेकिन यहां पर आपको समझाने के लिए बताया है, केवल एक जानवर लिखे हैं, कुत्ता लिखे हैं, ठीक है। जो आवारा कुत्ता होता है तो ये जो आपको देखने को मिलता है कि खरोच से ये फैलता है। और एक बार जब यह वायरल जो कह सकते हैं कि वायरस जो है मानव के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये क्या करता है? प्रभावित करता है। अब देखिए यहां पर लिख दिया है, ये शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित कर देता है ना। और तंत्रिका तंत्र के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि तंत्रिका तंत्र जो है शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र काम नहीं करेगा तो समझ रहे हैं, शरीर ही एक तरह से डैमेज हो गया, जिससे मस्तिष्क में क्या हो जाती है? सूजन हो जाती है। मस्तिष्क में क्या आ जाता है? मस्तिष्क में जो है देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? सूजन देखने को मिलता है। और यदि किसी को किसी प्रकार से जानवर किसी प्रकार से खरोच देता है, खास करके यदि आवारा कुत्तों के बारे में बात करते हैं कि उसका नाखून लग जाए या किसी प्रकार से वो काट लेता है, तो तुरंत मिलना चाहिए किसे? आपको परामर्श लेना है, डॉक्टर से परामर्श लेना है कि डॉक्टर क्या बोल रहा है, किस प्रकार का वो दवाई दे रहा है, किस प्रकार का सुई दे रहा है, वो आपको डॉक्टर बताने का काम करेगा। तो लक्षण जो भी दिखाई पड़ता है ये क्या होती है? घातक होती है ना। ये हमेशा घातक होती है, इसलिए जो है समय पर
पता लगने पर क्या होना चाहिए, उपचार करना बेहद जरूरी होती है। तो इसके बारे में सामाजिक भी जानकारी होनी चाहिए और इसी वजह से जो है समाज को जो है जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष जो है 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है, रेबीज दिवस मनाया जाता है। तो विश्व रेबीज दिवस जो है प्रतिवर्ष रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूक बढ़ने और समुदाय को जो है समय पर कार्रवाई करने के महत्व के बारे में कह सकते हैं कि शिक्षित करने के लिए यह मनाया जाता है। तो समाज में जो है जानकारी का अभाव रहता है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते होंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनको लगता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, आवारा कुत्तों से यदि उसको काट लेता है तो चलो कोई बात नहीं है, काट लिया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि वो समय पर इलाज नहीं करवाएगा तो वो किस बीमारी का शिकार हो सकता है, तो रेबीज का शिकार हो सकता है। और रेबीज जो है किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित कर देता है और इस तरह से जो है उसको कह सकता है कि डर का भी बीमारी हो जाता है। अब वो जो है पानी से डरने लगेगा, है ना, फोबिया भी हो जाती है, तो वो पानी से डरने लगेगा और यहाँ पर जो है वो एक तरह से जैसे जैसे रेबीज होता है तो एक तरह से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है तो वो कुत्ते के जैसा व्यवहार करने लगता है। ठीक है, ये एक तरह से घातक बीमारी होती है और कुछ दिनों के बाद जो है मृत्यु हो जाती है। तो डॉक्टर से तुरंत यहाँ पर परामर्श लेने की आवश्यकता होती है और इसी वजह से जो है समुदाय को कह सकता है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, शिक्षित किया जाता है, बताया जाता है कि यदि किसी प्रकार से इस प्रकार का किसको जानवर काट लिया है, खरोच लगा दिया है, तुरंत मिलिए, किससे, डॉक्टर से मिलिए। और इसी वजह से जो है मनाया जाता है 28 सितंबर को क्या आपको रेबीज दिवस मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस के लिए जो है 28 सितंबर का डेट ही क्यों चुना गया है, तो 28 सितंबर का डेट इसलिए चुना गया है क्योंकि इसके लिए जो है एक टीके की खोज की जाती है। तो रेबीज का जो टीका बनाया जाता है किसके द्वारा, तो आपको लुई पास्चर के द्वारा। तो विश्व रेबीज दिवस जो है कह सकते हैं कि जो चुनी गई तिथि है 28 सितंबर इसलिए क्योंकि महत्वपूर्ण लुई पास्चर की ये क्या है, पुण्य तिथि है। तो लुई पास्चर का जो पुण्यतिथि की यदि बात करते हैं तो ये 28 सितंबर 1895 का लुई पास्चर का है और इसी वजह से जो है ये डेट को ये चुना गया है ना। तो रेबीज के लिए जो है टीका अब मार्केट में अवेलेबल है और अवेलेबल है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे ही किसी को काटता है तो रेबीज का क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। और ये जो है समुदाय में क्या करना है, इसके बारे में जागरूक करना है, किसी को भी इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। क्या मैसेज आ रहा है, देख लेते हैं। हाइड्रोफोबिया डिजीज होती है, हाँ बिल्कुल सही है वैसे हाइड्रोफोबिया। हम केवल फोबिया आपको बोले तो फोबिया क्या होती है, डर होते है ना। हाइड्रोफोबिया उसको बोलते हैं जो कि एक तरह से जल, तो हाइड्रो क्या हो गया, जल से प्रभावित हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया जो है जल से, किसी प्रकार के जल से आपको उसमें क्या हो जाती है, डर होने जाती है, बिल्कुल सही है ना। तो यहां पर जो है आप ये समझ रहे होंगे ये प्रश्न आपके लिए क्या है कि ये आपको बायोलॉजी से संदर्भित प्रश्न था और आपको करंट अफेयर से भी संदर्भित प्रश्न था। और ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं अपने आसपास में देखे होंगे, सभी जगह ये देखने को मिल जाता है ना। और इसका आतंक है दिल्ली में, तो इसका और आतंक है ना, तो दिल्ली में तो इसका खास करके आतंक है। देखे होंगे कि बीच में जो सुप्रीम कोर्ट जो है परेशान भी हो जाता है, बोलता है कि सभी को क्या करना है, इसको हटाना है, उस पर जो एक अलग प्रश्न बनता है। लेकिन यहाँ पर जो है आप देखना है कि सामाजिक तौर पर जो है ये आपको अपने आसपास में घूमते हुए दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे यदि किसी प्रकार का खरोच लग जाए, यदि किसी प्रकार से ये काट लेता है, तो इससे क्या करना है, डॉक्टर से तुरंत मिलने की आवश्यकता है। चलिए बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो है हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, पिछले वीडियो का क्या प्रश्न था। तो पिछले वीडियो का जो प्रश्न था उसका सही आंसर क्या है, आइए बातचीत कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे, है ना। तो पिछले वीडियो में आप लोगों से जो प्रश्न पूछे थे उसका सही आंसर क्या है, आइए बात कर लेते हैं। तो और आप लोगों से जो पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था कि पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को जो है आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है। तो इसका जो है उद्घाटन हो चुका है और इसका उद्घाटन हो चुका है कहां पर, इसका सही आंसर जो बनेगा बिहार बनेगा। और 75 लाख महिलाओं के खाते में क्या मिल रहा है, तो 10,000 रुपया का जो पहला किस्त है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है महिला मुख्यमंत्री योजना के तहत, है ना, क्या नाम है यहाँ पर, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, जो कि दिया गया, उद्घाटन किया गया, कह सकते हैं किसका शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा, तो शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। लेकिन नाम क्या है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, जो कि कहां पर, बिहार में। और बिहार के जो है प्रत्येक परिवार के एक महिला को, है ना, प्रत्येक परिवार के जो है आपको कह सकते हैं कि एक महिला को मिलने वाला क्या मिलने वाला है, आपको 10,000 रुपया, जो कि पहला किस्त जो है भारत सरकार के द्वारा जारी किया जा चुका है। यदि भारत आने वाले दिनों में बिहार में यदि बीजेपी की सरकार बनती है, फिर से संभावना यदि रहती है तो वो संभावना को फिर से आगे चलाए जाने की बात रहेगी। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि संभावना है, हो सकता है कि बीजेपी की सरकार, जरूरी नहीं है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो ये योजना को फिर से आगे जो है इसको कह सकते हैं कि क्रियान्वित किया जाए।
तो हो सकता है कि किया भी जाए, हो सकता है कि नहीं भी किया जाए, लेकिन अभी जो है खास करके अभी के जो समय में बात करते हैं तो जितने भी महिलाएं हैं जो खास करके बिहार की जो महिला आपको देखने को मिल रहा है उनके अकाउंट में, चलिए उनको तो कुछ ना कुछ फायदा देखने को मिल रहा है ना, तो उनको जो है 10,000 रुपया जो है उनके अकाउंट में भेज दिया गया है। जिनको नहीं मिला है ठीक है तो वो शिकायत कर सकते हैं, लेकिन सभी को जो है मिल गया है। चलिए जिनका मोबाइल नंबर अकाउंट से जुड़ा हुआ होगा बिल्कुल मिला होगा, जिनका नहीं जुड़ा होगा, किसी प्रकार का परेशानी होगा तो वो तो बात की बात है। चलिए सही है, यहां पर आइए हम लोग बात कर लेते हैं आज का प्रश्न। आप लोगों को जाते जाते जो है आपका आज का प्रश्न आप लोगों को छोड़ के जाएंगे, और इसका प्रश्न जो है आपको YouTube सर के जो है YouTube जहां चैनल आप देखते हैं YouTube चैनल पर क्या करना है, इसका जवाब देना है। इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपको कल पूरे विस्तार से बताए थे, इसलिए जो है आपको जाते जाते ये प्रश्न छोड़ के जाते हैं, और इसका जवाब आप YouTube पर देने की कोशिश कीजिएगा। पहले प्रश्न आपको पढ़ के बता देते हैं कि क्या प्रश्न है और क्या ऑप्शन है। चलिए प्रश्न आप लोगों के लिए है कि जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है। इसका सही आंसर आपके पास 4 ऑप्शन है, शाहीन दरजादा है, शिवानी मित्तल है, अवनी चतुर्वेदी है या हिमांशी टोकस है। तो इसका क्या आंसर बन रहा है, कौन है ऐसी खिलाड़ी कि जो जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बन गई है। यदि आप इनका आंसर जान रहे हैं तो इसका जान रहे हैं आंसर तो देना है आपको कहां पर जवाब, तो जवाब देना है आपको YouTube के कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक ना। यदि आपको करंट अफेयर्स का सेगमेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। और आप लोग दुर्गा पूजा में यदि आप घर गए हैं तो अच्छे से दुर्गा पूजा मनाइए, ठीक है। सिर्फ आप लोग उपद्रवी के साथ नहीं रहिएगा, बच के रहना है, अपना काम करिए, है ना, अच्छे से दुर्गा पूजा मनाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। क्लास आप लोगों को लेकिन मिलता रहेगा प्रतिदिन, आपको दशहरा हो या कुछ हो तो आपको प्रतिदिन जो है करंट अफेयर्स मिलता रहेगा, इसके लिए परेशान होना नहीं है। आपका जो है इंस्टीट्यूट कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स वाला जो है सेगमेंट जो है प्रतिदिन आपको चलता रहेगा, तो है ना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।